यस एवरीवन, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल जो था वो था विच वन, ईमेल वाला सिस्टम, रिमेंबर। और उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने समझे थे, SMTP, POP3, IMAP एंड उसके साथ में MIME क्या होता है, अटैचमेंट्स अगर सेंड करने हैं तो क्या आर्किटेक्चर होगा, डायग्राम भी हम लोगों ने बनाया था। प्लस उसके साथ में जो हम लोगों ने देखा था कि मेल यूज़र एजेंट, मेल डिलीवरी एजेंट एंड मेल ट्रांसफ़र एजेंट क्या होता है, ये देखा था। POP3 और IMAP4 ये दोनों में डिफरेंस समझा था। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो सेम जो मेरा लेक्चर है वो एक बार रिवाइज करके देख लो। देन उसके बाद में हम लोगों ने आई थिंक FTP पढ़ा था। देन SFTP क्या होता है, सिक्योर FTP, HTTP में क्या डिफरेंस होगा वो देखा था, और वो सेम मैंने आपके साथ शेयर किया था। देन लास्ट में हम लोगों ने E-बिज़नेस पढ़ा था। सो वो जो E-बिज़नेस पढ़ा था उसमें सर्टन टॉपिक्स तो मैंने आपको वहाँ पे ही बता दिए थे, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एज पर टुडेज टाइम वो खाली एक देखना बाकी है, E-बिज़नेस वर्सेस M-बिज़नेस। तो वो एक सिर्फ आज हम लोग नोट करेंगे, बाकी का तो जो भी हम लोगों का पर्पस था, जो भी हम लोगों के पॉइंट्स थे वो सारे हो गए। तो खाली ये एक वाला पॉइंट बाकी है जो मैं आपको बता देता हूँ अभी। बहुत सिंपल वे में याद रखो, जो हम लोगों ने ईमेल सिस्टम में MIME पढ़ा था, तो वो अगर मैं कोई सिंपल नॉन आस्काई टेक्स्ट, मतलब आप समझ लो कि कंप्यूटर टेक्स्ट टाइप कुछ रहते हैं बहुत सिंपल से, अगर ऐसा कुछ भेजना है तो मैं MIME यूज़ करूँगा। लेकिन वो छोड़ के अगर मुझे सिक्योरली अटैचमेंट्स के साथ में कुछ प्रॉपर डिटेल्स भेजने हैं, PDF, PPT, कलर टेक्स्ट भेजने हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके कोई टेक्स्ट भेजना है, तो SMIME यूज़ करूँगा। बस ये सिंपल पैटर्न है, और बहुत सिंपल भाषा में याद रखो, अटैचमेंट के टाइम पे SMIME बहुत ज़रूरी रहेगा। विदाउट अटैचमेंट सिर्फ आपको सिंपल सा मैसेज भेजना है जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऐसा कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी नहीं करना है, तो MIME यूज़ करेंगे। तो वीडियो ऑडियो भी तो भेजते हैं ना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिक्योरिटी वाइज, तो जब अगर मैं MIME के थ्रू भी अगर वीडियो या ऑडियो भेजता हूँ, लेकिन अगर मुझे सिक्योरिटी लेवल अगर हाई चाहिए तो SMIME एक बेटर ऑप्शन होता है हमेशा हम लोग के पास, क्योंकि वो SMIME या MIME के साथ में मैं प्रिटी गुड प्राइवेसी अप्लाई करता हूँ। आई मीन वो और टेक्निकल पॉइंट है, वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो इसके लिए ये सिंपल वे में याद रखो कि आपको MIME यूज़ करना है, SMIME यूज़ करना है। तो अगर मोस्ट ऑफ टाइम अगर हम लोग कुछ अटैचमेंट्स या कुछ ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, तो SMIME जो है एक प्रिफर्ड चॉइस होगा हम लोगों का। ओके, एनी डाउट फॉर? ओके सर। नो सर, थैंक यू। हम लोगों का E-बिजनेसेस में हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक जो बचा है, दैट इज E-कॉमर्स एंड M-कॉमर्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये सारे टाइप्स पढ़े थे। और वो कहाँ से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, मतलब अगर आप बुक में नहीं लिख रहे हो तो एटलीस्ट आप जाके उसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में या कहीं पे कॉपी पेस्ट करके रखो, ये मैंने बोला था आपको। ठीक है, सो लास्ट मोमेंट पे यू कैन नॉट से कि हम लोगों के पास नोट्स नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको अलग से उसके लिंक्स देता हूँ, वहाँ से आपको उतने पॉइंट्स, उतने टॉपिक्स जो है वो कॉपी पेस्ट करके वर्ड में कहीं पे पेस्ट करके रखो। ओके, सो वो आपको वो सिमिलर वे में याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास E-कॉमर्स एंड M-कॉमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, ये समझेंगे आज के लिए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक E-कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को जब आप मोबाइल पे लेके आते हैं तो उसको मोबाइल कॉमर्स या M-कॉमर्स बोलते हैं। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे क्या बोला है, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप्स, हाइब्रिड डिवाइसेस। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को आदत है इसका, कि आप देखो कि अगर मुझे अगर अमेज़ोन या किसी से शॉपिंग करना है तो मेरे पास लैपटॉप मेरा हमेशा ऑन नहीं रहेगा,
लेकिन मेरा मोबाइल मेरे पास हमेशा हैंडी रहेगा। तो अगर आप देखेंगे कि आप अपना जो ऑनलाइन शॉपिंग है या ऑनलाइन बिजनेस है, वो ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स बिजनेस को अगर आप मोबाइल तक ला सकते हैं ना, तो आपका जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगा या डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। सो क्या बोला यहाँ पे, विथ एन एस्टिमेटेड 300% मोर ग्रोथ रेट मोबाइल कॉमर्स इज ऑल सेट टू सप्लीमेंट ई कॉमर्स। मतलब आपका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव, एक बेस्ट सप्लीमेंट। अब अमेजोन देख लो, अमेजोन जितना अपना वेबसाइट पे मॉडिफिकेशंस करता है, नए फीचर्स ऐड करता है, उतना ही ज़्यादा एडवांसमेंट वो अपने मोबाइल ऐप पे भी कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि वो वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मोबाइल के ऊपर नहीं कर रहे। कभी कोई पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये पता चलेगा कि मोबाइल ऐप इज़ बेटर कंपेयर टू देयर वेबसाइट्स विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन फंक्शंस। सो इट मीन्स क्या है कि हम लोग एम कॉमर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ आपके जो यूजर्स जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जो जिनको हैबिट है रेगुलर, मैं यूजर्स या कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो रेगुलर यूजर्स या कस्टमर मोस्ट ऑफ टाइम वो मोबाइल से ही करते हैं। अब अगर मैंने 50 बार भी अगर कोई प्रोडक्ट अगर अमेजोन से मंगाया है, रेयरली एक दो बार ऐसा हुआ रहेगा कि मैंने वो सेम प्रोडक्ट या शॉपिंग करने के लिए मैंने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ किया हो। मेरे मोस्ट ऑफ जो शॉपिंग लिस्ट जाते हैं, मैं जो भी ऑनलाइन अगर शॉपिंग करता हूँ तो वो मोबाइल से ही कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, फ्यूचर बिलोंग्स टू ई कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स। तो ई कॉमर्स हम लोगों का एक पैटर्न तो है, लेकिन अभी उसको आप एक लेवल आगे लेके आओ ई कॉमर्स, और उसका एक लेवल आगे एम कॉमर्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ई कॉमर्स कंप्राइज ऑफ ऑल द कमर्शियल ट्रांजेक्शन, मतलब डेफिनेशन दिया है। अगर आपका बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो इनिशिएटेड बाय बिजनेस, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपके अगर कंज्यूमर्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसको हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर बोलेंगे। अगर आपका बिजनेस अगर दूसरे बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट कर रहा है तो बिजनेस टू बिजनेस बोलेंगे उसको। अगर एक कंज्यूमर OLX दूसरे कंज्यूमर को टारगेट कर रहा है तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होगा। एक कंज्यूमर कोई दूसरे बिजनेस को टारगेट कर रहा है तो बिजनेस टू बिजनेस होगा। एग्जाम्पल, व्हाट इज मोबाइल कॉमर्स? बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू हैंडहेल्ड डिवाइसेस, स्मार्टफोन, टैबलेट या ऐसे कोई हाइब्रिड डिवाइसेस। हाइब्रिड डिवाइस का मतलब क्या होगा, मेरे पास एक लैपटॉप, आजकल आपने देखा है हम लोगों के पास लैपटॉप आता है विथ डिटेचेबल स्क्रीन। तो वो लैपटॉप को अगर मुझे कोडिंग या डेवलपमेंट करना है तो वो टाइम पे मैं उसको एज अ नॉर्मल लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं एज नॉर्मल एक टैबलेट भी यूज़ कर सकता हूँ। देखा आपने लैपटॉप्स? Yes, sir. Lenovo model. Yes, sir. यस, डिटैचेबल स्क्रीन। देखो यहाँ पे एक आपके पास एग्जाम्पल है, दिस वन। सो ये आपका हाइब्रिड डिवाइस काइंड ऑफ हो गया, कि जहाँ पे अगर मैं उसको, फोटोज नहीं दी है, हाँ। सो ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज आगे हम लोगों को और कहीं पे भी वापस सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप इसको एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। सो ऐसे कोई डिवाइस जो है ये आपके हाइब्रिड डिवाइसेस होते हैं, जहाँ पे हम लोग उसको एज अ लैपटॉप एंड एज अ टैबलेट दोनों वे में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आर द की डिफरेंसेस बिटवीन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ओके, नोट कर लेना जल्दी से। ओके, तो चलो चलो हम लोग एक बार प्रॉपरली ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया रहेगा ये टेबल को। सो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये एक सुपर सेट बिजनेस एनवायरनमेंट है। ध्यान से समझो वर्ड्स क्या है। आपने एक वर्ड सुना रहेगा, बिग डेटा एनालिसिस। अगर नहीं सुना है तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। मैं अमेजोन पे जाता हूँ, ठीक है।
अब जब मैं अमेजोन पे जा रहा हूँ, मेरा लॉग्ड इन है इसमें, तो अभी बहुत बार क्या होगा कि यहाँ पे सपोज मैंने जाके वॉशिंग मशीन या टेलीविजन सर्च किया, लेट्स सपोज, तो जब मैं अगर टेलीविजन सर्च कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कोई टेलीविजन पसंद किए, आई लाइक फ्यू टेलीविजन्स, या सपोज मुझे ये वाला टेलीविजन पसंद आया, स्मार्ट टीवी सस्ता है काफ़ी, या मैंने इसको देखा, कार्ड में ऐड किया और डिलीट कर दिया। अब जब मैं अगर गूगल पे जा रहा हूँ और गूगल से सपोज अगर मैं ई कॉमर्स या ऐसा कुछ अगर सर्च करता हूँ, तो ये जो मैं वेबसाइट्स पे अब अगर मैं विजिट करूँगा ना, यहाँ पे मुझे जो साइड में बहुत बार एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं, आपने देखा रहेगा बहुत सारे साइट्स पे, ये देखो ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे ना, ये एडवर्टाइजमेंट्स मेरा प्रीवियस सर्च क्या था उसके बेस के ऊपर आ रहे हैं। ये आपका सुपर सेट एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। अगर मैं उसका एग्जाम्पल आपको बताऊं, सुपर सेट वाला, सुपर सेट बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो ये ऐसा कुछ चलता है आपका काम। इसमें क्या होगा कि हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड देखा है कि कौन से कंट्रीज है, कौन से कंट्रीज में कौन से स्पेसिफिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम लोग अपना डेटाबेस को फिल्टर आउट करते हैं। ओके, सुपर सेट एनवायरनमेंट फॉर अमेजोन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अमेजोन ने क्या किया है, अपना डेटा को फिल्टर आउट किया है, मतलब बिग डेटा एनालिसिस अप्लाई किया है। उससे उसको एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन से एनवायरनमेंट से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, और वो एग्जैक्टली कौन से स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है। अगर मैं इंडिया से एक्सेस कर रहा हूँ, तो इंडिया में यहाँ पे देखो, मैं अगर एक्सेस कर रहा हूँ मेरा साइट, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है जिसमें मैं लॉग्ड इन हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पे आपको वो कंट्री का फ्लैग बता रहा है। अब जब वो कंट्री का फ्लैग बताएगा, तो वो कंट्री के लोगों का इंटरेस्ट या टेस्ट क्या है क्लोथिंग वाइज, या यहाँ पे अगर बैग्स या कुछ है, फर्नीचर है, उसके हिसाब से, फ्रिज है, स्मार्ट टीवीज है, उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे वो देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको क्या बताया कि यूजर ने क्या सर्च किया है, वो कौन से लोकेशन से सर्च कर रहा है, और वो लोकेशन में मोस्ट ऑफ लोगों का इंटरेस्ट या टेस्ट क्या है। तो अगर मोस्ट ऑफ इंडियंस का टेस्ट कोई एक सिमिलर टाइप का रहेगा, तो ज़्यादातर 90% ऑफ या 80-85% ऑफ इंडियंस को वो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आएंगे। इंडिया में आपने कभी नहीं देखा रहेगा कि नॉर्मली हम लोग अगर कॉलेज में आते हैं तो भर भर के जैकेट पहन के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना ठंडा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। वो जो एक एनवायरनमेंट मिलता है वो आपको यूके या यूएस में या वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे एक्चुअल में स्नोफॉल होता है। और मुंबई में तो भूल जाओ, हाँ इंडिया के बहुत सारे दूसरे पार्ट्स में होता है, वहाँ पे लोग पहनते हैं। तो क्लोथिंग का फैशन जो है वो वहाँ से और यहाँ पे बहुत अलग है। मुंबई में आपको ठंडी भी लिमिटेड मिलता है, गर्मी भी लिमिटेड मिलता है, तो यहाँ पे आपका फैशन का टेस्ट या सेंस जो है वो अलग है एज कम्पेयर टू द पीपल जो आपको पंजाब साइड पे मिलेंगे, जहाँ पे ठंडी भी एक्सट्रीम हो जाता है और गर्मी भी कभी कभी एक्सट्रीम रहता है, या हिमाचल या जम्मू साइड पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सुपर सेट, मतलब वर्ल्ड वाइड हम लोग अपने डेटा को फिल्टर आउट कर रहे हैं, बिग डेटा एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को वो एग्जैक्ट लोकेशन पे कौन से टाइम पे, कौन से फेस्टिवल सीजन में, कौन से टाइप के प्रोडक्ट का डिमांड सडनली बढ़ जाता है। लाइक समझो कि अगर रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि हम लोग ज़्यादातर गिफ्ट देते हैं अपने सिस्टर्स को, तो वो टाइम पे आपको पता चलेगा कि लेडीज प्रोडक्ट्स जो भी है गिफ्ट देने लायक, चॉकलेट्स तो मेनली, और उसके साथ में जो लेडीज प्रोडक्ट्स होते हैं बाकी के, उसके सेल सडनली बढ़ जाते हैं। और ये सेम हम लोग एम्फसाइज करते हैं मोबाइल कॉमर्स पे भी। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोबाइल कॉमर्स पे आपको कोई अलग रिजल्ट मिलेगा, मेनली जो मैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे सर्च कर रहा हूँ वो सेम मैं मोबाइल पे सर्च कर रहा हूँ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो मैंने बनाया है अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, उसी को मैं इनहेरिट करूंगा, उसी को मैं वापस उसका एक रेप्लिका मैं अप्लाई करूंगा मोबाइल कॉमर्स पे भी।
तो बहुत बार क्या होता है, मोबाइल कॉमर्स जब आप एक्सेस कर रहे हैं तो आपका जीपीएस लोकेशन भी वो ट्रेस करता है, और वो लोकेशन के हिसाब से सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई के भी कोई एक स्पेसिफिक एरिया में वहां पे वो प्रोडक्ट कितना इजीली अवेलेबल है और आपको कितना जल्दी डिलीवर हो सकता है, ये पूरा डिटेल भी वो बताता है। और नेक्स्ट टाइम आप कहीं वेबसाइट पे भी अगर विजिट करते हैं तो वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट में भी सिमिलर टाइप के सजेशंस आते हैं। ओके, डिवाइस इज यूज्ड, डेस्कटॉप लैपटॉप्स आता है, और यहाँ पे हम लोग स्मार्टफोन्स या पीडीए यूज करते हैं। पीडीए अगर आप देखेंगे तो हम लोग के एक छोटे से डिवाइस होते थे, स्मार्टफोन टाइप ही होते थे, आज हम लोग यूज नहीं करते, वो बहुत पहले यूज होते थे, ऐसे डिवाइस आते थे। तो ये पहले का स्मार्टफोन था, ठीक है, 7-8 साल पहले ऐसे स्मार्टफोन्स रहते थे जहाँ पे आपका कंप्यूटर रहेगा, यहाँ पे आपका स्क्रीन रहेगा, तो एग्जैक्ट ये आपका एक कंप्यूटर का रेप्लिका होगा। अब ये हम लोगों को आज के टाइम पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये सेम काम अभी हम लोग का स्मार्ट जो हम लोग का स्मार्टफोन आता है वो ही कर देता है, तो ये आपको अलग से उसका कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या सबसे पहले वाले ऐसे कुछ होते थे। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत लेटेस्ट वाले थे। आज अगर मैं कोई एक लेटेस्ट डिवाइस अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वो टाइम पे ये वो लेवल के होते थे, कॉस्टली भी आते थे थोड़े। सो ये आपके पीडीएस हो गए, एग्जैक्टली स्मार्टफोन्स, पहले के स्मार्टफोन्स लाइक 2005, 7, 8, 2008, 2009 में हम लोगों को ऐसे स्मार्टफोन्स मिलते थे। देन पेमेंट मोड्स है, पेमेंट मोड्स आपका ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गिफ्ट कूपन्स हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, प्रोमो कोड्स रहते हैं, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं उससे भी। और सेम जैसे ई कॉमर्स हम लोग यहाँ पे भी मोबाइल से भी पेमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग डिजिटल वॉलेट्स यूज़ करते हैं या मोबाइल वॉलेट्स बोलते हैं उसको। जैसे आप देखो पेटीएम कल बंद हो गया था, प्ले स्टोर से चला गया था, बहुत सारे लोग जो यूज़ कर रहे हैं उनका जान ऊपर नीचे हो गया था कि भाई मेरे 2000-5000 अटके हैं उसमें। तो ये डिजिटल वॉलेट्स होते हैं। रिमेंबर, गूगल पे जो है वो डिजिटल वॉलेट नहीं है, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट करता है। तो डिजिटल वॉलेट्स क्या रहता है, आप उसमें अकाउंट ओपन करते हैं और जैसा मोबाइल में आप रिचार्ज करते हैं वैसे ये वॉलेट्स में आप थोड़ा सा पैसा अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं, और वो जितना पैसा आपके वॉलेट में उतना ही आप स्पेंड कर सकते हैं। गूगल पे में वो अपने पास कुछ पैसा नहीं रखता है, जब कभी मैं अगर कुछ पेमेंट करता हूँ तो गूगल पे डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में से वो पैसा निकाल के जिसको पेमेंट कर रहा हूँ उसको दे देगा। पेटीएम क्या करता है बेसिकली, मेरे बैंक अकाउंट में से 1000 रुपया मेरे पेटीएम अकाउंट में रहेगा, अब वो 1000 रुपये से मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। अगर वो 1000 रुपया खत्म हो गया तो वापस मुझे मेरे बैंक अकाउंट में से पेटीएम में पैसा लेना पड़ता है। सो मेनली हम लोग जब से स्मार्टफोन से शॉपिंग करना चालू किया है, आप देखो कि अगर मैं कहीं पे क्यूआर कोड, आप बहुत बार आपने देखा रहेगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हम लोग अगर पानी का बॉटल, पानी पूरी, चाय भी लेते थे तो वहाँ पे उन्होंने भी वो पेटीएम वाला बोर्ड लगा के रखा था। तो वो क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो मोबाइल कॉमर्स, कि जहाँ पे आप फिजिकल कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो और उसके अगेंस्ट आप डिजिटल वे में उसको पेमेंट कर रहे हो। अगर मैं ओला या उबर, बहुत बार हम लोग रिक्शा में जब ट्रैवल भी करते हैं तो अगर उसके पास चेंज नहीं होता है तो हम लोग वो टाइम पे बेसिकली उसको ऑनलाइन वे में, ऑनलाइन मेथड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब ये जो ई कॉमर्स साइट्स है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे HTML हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझा, CSS समझा, वो बहुत बेसिक है, लेकिन एक्चुअल में इंटरैक्टिव डायनेमिक वेबसाइट्स जहाँ पे यूजर्स आके लॉग इन कर सकते हैं, वो अपने फोटो वीडियोस सब कुछ डाल सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, उसका डिटेल ट्रेस कर सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट मतलब फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन, ये सारे डायनेमिक वेबसाइट्स है। तो वैसे वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको PHP या ऐसे बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, जावा, PHP, पाइथन, ASP.NET, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये वेबसाइट बनाने के लिए ये काम में आता है। अगर मुझे मोबाइल ऐप्स बनाने हैं तो मोबाइल ऐप्स के लिए हम लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस है। एंड्रॉयड के लिए आपको जावा या कॉटलिन आता है, iOS के लिए स्विफ्ट टाइप का आता है, विंडोज़ के लिए अगेन हम लोग .NET बेस्ड जो लैंग्वेजेस होते हैं, C# टाइप वैसे लैंग्वेजेस कुछ यूज़ करते हैं। और अगर आपको रेडीली कम डेवलपमेंट में अगर एक ऐप अगर बनाना है तो फोन गैप टाइप का एक रेडीली अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होता है, तो कम डेवलपमेंट में एक बेसिक मोबाइल ऐप हम लोग बना सकते हैं।
और क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग के पास कोडोवा टाइप का एक टेक्नोलॉजी होता है। तो उससे बेसिकली क्या होगा कि मैं एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए बनाऊंगा, वो सेम iOS पे भी वर्क करेगा। अभी के लिए जो भी कंपनीज, अगर फेसबुक है तो उसको दो एप्लीकेशंस, दो मोबाइल ऐप्स बनाने पड़ते हैं, iOS के लिए अलग और एंड्रॉयड के लिए अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करते हैं। बराबर है। लेकिन हम लोग के पास क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाने का भी एक बेनिफिट रहता है, एक वे रहता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपका वेबसाइट है, तो आप अब एक वेबसाइट अगर मैंने बनाया, वो वेबसाइट को आप मैक एप्पल कंप्यूटर पे ओपन करो या विंडोज कंप्यूटर पे ओपन करो या लिनक्स कंप्यूटर पे ओपन करो, एट दी एंड वो ओपन तो ब्राउजर पे होना है, एज अ वेबसाइट ओपन होना है। बराबर है। तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उससे कोई मतलब नहीं बनता। एग्जैक्टली सिमिलर वे क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस भी, आप मोबाइल में एक वेबसाइट कैसे ओपन करते हैं वैसे ये एप्लीकेशंस ओपन करते हैं। तो उसको भी फिर आप वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड से ओपन कर रहे हैं, iOS से ओपन कर रहे हैं या फिर विंडोज फोन से ओपन कर रहे हैं, जो आजकल तो अभी मार्केट में है ही नहीं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म, कोई भी अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन्स के ऊपर वर्क करने वाले मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ई कॉमर्स का ग्रोथ कितना है और एम कॉमर्स का, तो मोस्ट ऑफ यूजर्स आज के टाइम पे काम जो कर रहे हैं वो एम कॉमर्स से कर रहे हैं, एंड इसके लिए इसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोबाइल कॉमर्स अगर देखेंगे, स्मार्टफोन, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, शॉपिंग एप्स, डिजिटल वॉलेट, सब कुछ आपके पास आज के टाइम पे मोबाइल पे अवेलेबल है, तो आप ई कॉमर्स पे क्यों जाएंगे। बराबर है। और उसके साथ में जियो लोकेशन टारगेटिंग होता है, मतलब एग्जैक्टली मैं अपना लोकेशन भी शेयर कर सकता हूँ। आप देखो कि अगर मुझे अपना खाना अगर कहीं पे ऑर्डर करना है, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट मैं कौन से लोकेशन पे हूँ, तो मैं अपना करंट लोकेशन वहाँ पे टैप करूंगा, तो वो आजू बाजू का जो बेस्ट सूटेबल लोकेशन रहेगा वो वहाँ पे प्लेस कर देगा। मेरा राइड अगर बुक करना है वो भी वहाँ पे आ जाएगा। मुझे अगर ऑनलाइन फूड डिलीवरी अगर करना है वो भी वहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे अलग से कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये अगेन एक बेटर ऑल्टरनेटिव रहता है। एम कॉमर्स जो है वो धीरे धीरे ई कॉमर्स को ओवरटेक कर रहा है। मतलब ज़्यादातर लोग अब मोबाइल या लैपटॉप छोड़ के कहाँ पे शॉपिंग के लिए प्रेफर करते हैं, कौन सा मोड शॉपिंग के लिए प्रेफर कर रहे हैं, मोबाइल कॉमर्स। दिस आर योर बेस्ट पॉसिबल थियोरेटिकल पार्ट्स। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टाइप्स पढ़े थे कॉमर्स के, ई कॉमर्स के, उसके आगे ये वाला पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल कॉमर्स ऑन कस्टमर, स्टोर कस्टमर कनेक्ट टू अ वेब प्लेटफॉर्म। आपने देखा है कि आजकल जो आई थिंक यूके में या यूएस में एक पैटर्न उन्होंने स्टार्ट किया है। वो पैटर्न बेसिकली क्या है कि आपके पास एक शॉपिंग कार्ट रहेगा, स्मार्ट शॉपिंग कार्ट। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, समझ से हम लोग देखो, मैं आपको बताता हूँ। सी, दिस इज हाउ स्मार्ट शॉपिंग कार्ट लुक्स लाइक। आपको जो भी कुछ परचेस करना है, आपको ये कार्ट में कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे, वो स्मार्ट शॉपिंग कार्ट जो है ना, उसमें आप ये सारी चीज़ें सिर्फ आप स्कैन करेंगे और वो आपके पास आ जाएगा। या फिर आपने अगर वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पे लिए है, तो आपको अभी पेमेंट के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये स्मार्ट कार्ट में जो भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पे स्कैन करके आपने ये ट्रॉली में डाले। तो अब एट दी एंड जैसे ही आपका ये शॉपिंग हो गया सारे प्रोडक्ट्स का, आपको ये जो टैब यहाँ पे दिया है इसी के ऊपर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से ही अपना गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, उससे यहाँ से ही पेमेंट कर सकते हैं। और यही आप ट्रॉली लेके बाहर निकल जाओ, बाहर आप अपने प्रोडक्ट ले लो, ट्रॉली आप वापस जैसे हम लोग छोड़ते हैं वैसे छोड़ देंगे हम लोग। ये उसका बेनिफिट हो गया कि लंबे लंबे लाइन में आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। अगेन सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि आज के टाइम पे हम लोगों का जो रिटेल बिहेवियर है, तो स्टोर कस्टमर कनेक्ट्स टू अ वेब फॉर्म, एक वेब डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो आपका काम और भी सिंपल होते जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे वो जो टैब हम लोगों ने शॉपिंग कार्ट के साथ कनेक्ट किया है, वो भी क्या हो गया, एक मोबाइल डिवाइस हो गया शॉपिंग के साथ में। स्टोर लोकेटर इन मोबाइल ऐप्स आर यूज्ड, तो मुझे फिजिकली पता चल जाएगा कि बाजू में बेस्ट पॉसिबल स्टोर्स कहाँ पे है। एंड बाय द वे इंडिया में हम लोगों का जो गवर्नमेंट है और सर्टन और साइट्स पे अगर आपने देखा रहेगा, वर्चुअल मॉल्स चालू हो रहे हैं। वर्चुअल मॉल्स तो और भी एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ओके, दिस आर द टाइप्स ऑफ वर्चुअल मॉल्स, जहाँ पे आप फिजिकली अगर आप कहीं पे जा रहे हो, वैसे आप जाके यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं।
ओके मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. सो हम लोग ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और अब हम लोग वर्चुअल रियलिटी लेवल पे जा रहे हैं. ध्यान से देखो. ओके सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ ई कॉमर्स या एम कॉमर्स, जहाँ पे अब हम लोग इन काइंड ऑफ अ पैंडेमिक सिचुएशन हम लोग जहाँ पे नहीं जा सकते, तो आप यहाँ पे भी वो टाइम पे भी जाके शॉपिंग कर सकते हो. एक एक्चुअल जो आपको फील आता है, जैसे हम लोग 3D ग्लास पहन के जो गेम्स खेलते हैं ना, टाइम पास करते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर समथिंग लाइक दैट. जहाँ पे आप पबजी खेल रहे हो, आप सी एस डोटा खेलते हो, तो वहाँ पे कैसे हम लोग जाते हैं गन लेके, वैसे ही हम लोग शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं खाली हाथ, गन लेके नहीं. ये मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करता हूँ, बाकी के जो पॉइंट्स है वो आपको कहीं पे कॉपी करके रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें डाउट है किसी को जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया? क्लियर है सबको लास्ट टाइम का जो पॉइंट बचा था और अभी का? यस सर. Yes, sir. ओके, आई होप बहुत क्लियरली समझ में आ गया सबको. नेक्स्ट का टॉपिक है सिलेबस वाइज देखते हैं. एज यू कैन सी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है सिलेबस में, इट टॉक्स अबाउट ई बिजनेस के बारे में. बाद इंटरनेट ISPs क्या रहते हैं ये समझते हैं अभी. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके,
सो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आईएसपी क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी अगर मैं जियो यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा आईएसपी जियो हो गया। अगर मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा आईएसपी एयरटेल होगा। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो सेम चीज़ आपको दिया है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका हेल्प के थ्रू आप डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, ओके सो देखो यहाँ पे आपको क्या बताया, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट अपने घर से, ऑफिस से, कहीं से भी, अपने मोबाइल से भी। अगर आप 4G सर्विस अभी एक्सेस कर रहे हैं तो वो ये इन्हीं के थ्रू पॉसिबल होता है। स्टार्टिंग में हम लोग जब यूज़ करते थे तो ये डायल अप कनेक्शंस रहते थे, जैसे मोबाइल नंबर डायल करते हैं हम लोग वैसे ही आपको पासवर्ड के लिए एक विंडो आएगा तो वहाँ पे वो डायल अप कनेक्शंस यूज़ करने पड़ते थे। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग टाइप के हम लोग के पास डायल अप कनेक्शन, केबल राउटर्स होते थे, डीएसएल कनेक्शंस होते थे, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते थे। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट। अभी ये नहीं समझना हम लोग को, लेकिन होता था। और वो टाइम पे 50 kbps एक मैक्सिमम स्पीड होता था। मतलब अगर एक वेबसाइट अगर 5-10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में अगर ओपन हो रहा है मतलब मेरा इंटरनेट बहुत फास्ट चल रहा है, उससे भी ज़्यादा टाइम लगता था। उसके बाद हम लोग के पास फास्टर इंटरनेट आया जिसको हम लोग ब्रॉडबैंड बोलते हैं। और उसके बाद डीएसएल हम लोग राउटर्स यूज़ करते थे। आपके पास जो टीवी केबल प्रोवाइड करते थे पहले, डिश टीवी के पहले, तो वो केबल वाले भी इंटरनेट प्रोवाइड करते थे। अलग से केबल जैसा ही एक वायर आता था, वो केबल ही आता था डायरेक्ट, जिससे हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हाई स्पीड फाइबर कनेक्शंस भी हम लोग यूज़ करते हैं। आपने अगर देखा रहेगा तो इंडिया में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल मिशन चल रहा है। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल नाम का एक मिशन चलता है जिसमें हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन सबको प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। ये गवर्नमेंट का एक मिशन चल रहा है। ओके उसके आगे अगर आप देखेंगे, देर आर मैनी कंपनीज टू कनेक्ट द आईएसपी यू नीड अ मॉडेम। मॉडेम कैसा? एक टेलीफोन टाइप, एक सॉरी हम लोगों का जो एक छोटा सा डिवाइस होता है, अगर आपने देखा रहेगा मॉडेम ऐसा कुछ डिवाइस रहता है। वायरलेस ये वाला हो गया, ये वायर्ड वाला हो गया। तो अगर वायर्ड वाला है तो ये एक टेलीफोन जैक टाइप केबल इसको कनेक्ट होता है। और वायरलेस में तो अगेन ऑफ कोर्स हम लोग आजकल ये यूज़ करते ही है। आप अगर देखेंगे तो जियो और सबके आपको राउटर्स ऐसे ही मिलते हैं। तो ये राउटर्स में इनबिल्ट मॉडेम होता है। आज के टाइम पे मॉडेम आपको अलग से लेना नहीं पड़ता है, पहले मॉडेम अलग से आते थे, आजकल राउटर के अंदर ही आते हैं आप। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वही बताया, वंस यू हैव एन आईपी एड्रेस। तो अगर आपको हम लोगों को पता है आईपी एड्रेस क्या होता है, यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, यू कैन यूज़ अ राउटर विच मे बी अ सेपरेट डिवाइस और अ बिल्ट इन मॉडेम रहेगा जिसमें, बराबर है, टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस टू इंटरनेट। मतलब अगर मेरा वायर्ड राउटर अगर है तो यहाँ पे लिमिट है 4-5 कंप्यूटर्स का ही। लेकिन अगर वायरलेस अगर मेरे पास ये राउटर है तो यहाँ पे लिमिट नहीं होता है, मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे वायरलेस वे में। अब वो फिर उनको स्पीड कितना मिलेगा, ये तो मेरा जो टॉप स्पीड है इंटरनेट का कितना है, 10 Mbps, 60 Mbps। आप देखो जियो फाइबर आया है, एयरटेल का से सिमिलर प्लान एक चल रहा है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड देन अगर आपको ऐसे राउटर्स या कुछ नहीं लेने हैं, आपके पास 4G फ़ोन नहीं है, तो आपने देखा रहेगा जियो का एक छोटा सा ऐसा डिवाइस आता है, एयरटेल का आता है, जहाँ पे आप अपना सिम कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू आपका एक हॉटस्पॉट बन जाता है, जैसे मोबाइल से हॉटस्पॉट बनता है। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग, ठीक है। So ISP act as a hub on the internet service. They are often connected directly to the internet backbone. लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो है वो आईएसपी हैंडल करते हैं। मतलब आपका डेटा फास्ट पहुंचाने के लिए आईएसपीज के पास अलग से स्पेशल डिवाइस रहते हैं जो ये सब काम ऑटोमेटिकली अपने साइड से करते हैं। हम लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके और ये उसका डायग्राम होगा, देख लो, दिस इज द डायग्राम फॉर आईएसपी। पीसी है जहाँ से मैं आईएसपी के पास डेटा जाएगा, आईएसपी से इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट से जो भी डेटा आएगा वो वापस आईएसपी से होके मेरे पास आएगा। दिस इज द मेन कंसेप्ट। तो ये आपका छोटा सा आईएसपी का डेफिनेशन हो गया। ये आपको लिखना अभी नहीं है, अब बाद में इसको कॉपी करके रख लेना चाहिए तो कहीं पे। ये आपका नोट्स का आज का दूसरा टॉपिक हो गया।
नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है आईएसपी के बाद में वो है डोमेन नेम सर्वर। डोमेन्स बेसिकली अगर मैं ये वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, वो हर एक वेबसाइट का एक नाम होता है, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ओके, सो कोई भी अगर मैं एक वेबसाइट यूज कर रहा हूँ उसका एक डोमेन होगा, उसका नाम होगा। जैसे अगर मैं ये ऑनलाइन शॉपिंग यूज कर रहा हूँ तो ये amazon.in, ये इसका डोमेन है, नाम है ये वेबसाइट का। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। डोमेन्स कौन से रहेंगे? अभी आपके पास डोमेन प्रोवाइडर्स रजिस्ट्रार भी होते हैं, लाइक गोडैडी क्या है? डोमेन रजिस्ट्रार है। इसको डोमेन रजिस्ट्रार बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जाके मैं अपना अपने अपने लिए कोई तो एक डोमेन जो है ना, वो मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ, बुक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए nmcollege.com, अगर ये डोमेन अगर अवेलेबल है तो वो सबसे पहले सर्च करेगा कि ये नाम का डोमेन अवेलेबल है क्या। सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनएम कॉलेज इज टेकन। क्यों? बिकॉज ये नाम का डोमेन या ये नाम का कॉलेज या ये नाम का वेबसाइट ऑलरेडी चल रहा है। फाइंड ऑल्टरनेटिव वे, सो हाउ टू चूज अ ग्रेट डोमेन नेम। सो यहाँ पे आपको देखो वो क्या बता रहा है, nm/college ये नाम का डोमेन अवेलेबल है। देन एम कॉलेज दी एन एम कॉलेज एंड nmcollege.xyz। तो ये मेरे पास अलग अलग वेज बता रहा है कि ये नाम से मैं अपने वेबसाइट्स बना सकता हूँ। दिस आर द डोमेन नेम्स। ये आपको परचेस करना पड़ता है। देखो ये सर्टन डोमेन्स जो रहता है जो फ्रीक्वेंटली हर कोई एक्सेस करता है। तो अगर कोई वेबसाइट का नाम एंटर करता हो तो मेनली हम लोग क्या सोचते हैं, वो वेबसाइट का नाम क्या रहेगा? .com वाला रहेगा, .in वाला रहेगा, .co.in वाला रहेगा। तो ये जो स्टैंडर्ड डोमेन्स रहते हैं जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं ना, ये डोमेन्स आपको थोड़े से महंगे मिलते हैं। सर्टन डोमेन्स जो हम लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, वैसे डोमेन्स आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। तो यहाँ पे ये 1 साल के लिए मुझे इतने में मिलेगा। उसके बाद में ये डोमेन्स एक बार डोमेन मैंने परचेस कर लिया, उसके बाद में मुझे होस्टिंग लगेगा। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जाके मैं अपना वेबसाइट को लोड करूँगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक पर्पज़ है, होस्टिंग वेबसाइट। बिकॉज ये समझेगा तो फिर आपको इजीली समझेगा वेब होस्टिंग कैसे वर्क करता है। आपके जो कोडिंग्स है वो कोडिंग्स आपके यहाँ पे जाके अपलोड होंगे ऊपर। ठीक है, समझ लो कि अगर मेरे पास जैसे सपोज गूगल ड्राइव है। ठीक है, सो अब गूगल ड्राइव पे मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अगर एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया तो ये जो फोल्डर है ना, इसका नाम सपोज मैं देता हूँ वेबसाइट। तो अब क्या होगा, ये वेबसाइट नाम का फोल्डर बन गया। ये फोल्डर के ऊपर मैं अपना जो भी मैंने वेबसाइट के मेरे HTML CSS फाइल्स बनाए, ये सारे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और फिर ये जो फोल्डर यहाँ पे बना है ना वेबसाइट नाम से, उसके ऊपर GoDaddy से मैंने जो डोमेन परचेस किया है, ओके, GoDaddy से मैं जो डोमेन परचेस करूंगा उसको मैं यहाँ पे पॉइंट कर दूंगा। सपोज मैंने GoDaddy से यहाँ से डोमेन परचेस किया nmcollege.com। तो ये जो मैंने डोमेन परचेस किया है उसके बाद में 2 GB होस्टिंग स्पेस ये GoDaddy के पास से ही परचेस कर रहा हूँ सपोज। ओके, सो ये जो मैंने होस्टिंग स्पेस लिया ना, इसके ऊपर ये देखो आपको क्या बता रहा है, कितना आपको होस्टिंग स्पेस मिलेगा। देखो अगर सपोज मुझे बिजनेस होस्टिंग करना है या फिर ओके ये वाला ही देखते हैं। सो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, प्लान एंड प्राइसिंग, कितना स्पेस आपको वो अपने सर्वर पे देगा। देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, 60 GB स्टोरेज होगा। मतलब 60 GB जितना आपका यहाँ पे जो भी आपके वेबसाइट के कंटेंट मटेरियल है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एक अलग से CPU आपके लिए मिलेगा। ट्रैफिक, अगर ज़्यादा ट्रैफिक भी रहेगा तो भी GoDaddy वो ट्रैफिक को हैंडल करके लोगों को आपके वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी पहुंचाने में हेल्प करेगा। बराबर है। अनलिमिटेड वेबसाइट्स एंड डेटाबेसेस, मतलब ये 60 GB स्पेस में मैं चाहिए उतने वेबसाइट्स होस्ट कर सकता हूँ। और उसके साथ में SSL मतलब सिक्योर सर्किट लेयर भी आएगा, मेरे वेबसाइट्स सिक्योर रहेंगे। और वो सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? GoDaddy प्रोवाइड कर रहा है, अपने सर्वर पे स्पेस देगा।
जैसे गूगल ड्राइव पे मेरे पास ऐसे कुछ स्पेस होता है, तो अब मैं वो स्पेस परचेस करूंगा। जैसे गूगल ड्राइव पे मेरे पास 5 GB है, उस पर मैं जाके एक फोल्डर बनाऊंगा जिसमें मैं अपने वेबसाइट्स को अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद में ये जो डोमेन मैंने यहाँ से अगर परचेस करूंगा, सपोज मैं अगर NM कॉलेज नाम का ये डोमेन परचेस करता हूँ, ये डोमेन को फिर जो ये होस्टिंग स्पेस परचेस करके मैंने वहां पे जो अपना एक वेबसाइट का फोल्डर बनाया ना, उसके ऊपर मैं ये डोमेन को पॉइंट करूंगा। तो तब जाके क्या होगा, जब मैं nmcollege.com एंटर करूंगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ nmcollege.com, तो जब मैं यहाँ पे nmcollege.com लिखता हूँ तो फिर ये बेसिकली मुझे लेके जाएगा जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, ये वेब होस्ट, ये जो मैंने उस गूगल GoDaddy के सर्वर पे जो मैंने स्पेस परचेस किया 60 GB, और ये 60 GB स्पेस पे जहाँ पे एक छोटा सा फोल्डर बना के मैंने अपने वेबसाइट रखे ना, वहाँ पे वो मुझे लेके जाएगा। ये डोमेन का काम होता है। सो ये पूरा वेबसाइट कैसे वर्क करता है मैंने वो आपको बता दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो डोमेन हम लोग यहाँ पे परचेस करते हैं, इसको डोमेन रजिस्ट्रार्स बोलते हैं। GoDaddy डोमेन रजिस्ट्रार है, जहां से मैं अपना एक डोमेन, अपने नाम पे एक डोमेन रजिस्टर कर सकता हूं। ओके, अब ये कंसेप्ट्स काम कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा होगा उसका, तो हम लोग के पास टाइम कम है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप सबसे पहले तो जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ वो डायग्राम ड्रॉ कर लो, अपना ये लेक्चर खत्म होता है तब तक। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो देखो मैं आपके साथ वो डायग्राम शेयर कर रहा हूँ। Draw this diagram. I hope this diagram is properly visible to everyone. Draw it. डोमेन रजिस्टर करने का मेन पर्पस होता है, नॉर्मली अगर मैं कोई गूगल ड्राइव पे भी अगर फोल्डर ढूंढ रहा हूँ ना, तो उसका लिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। एंड सिमिलर वे में अगर मैंने एक कोई सर्वर पे भी, जैसे आपको गूगल कैसा आप रखो 15 GB जीमेल के साथ में फ्री स्पेस देता है गूगल क्लाउड पे, अब वहां पे आप अपना वेबसाइट अपलोड नहीं कर सकते। आपको अपना वेबसाइट अगर लाइव करना है तो उसके लिए वैसा ही अलग टाइप का आपको स्पेस रिक्वायर्ड होगा दूसरे सर्वर पे। जो लोग आपको अपने वेबसाइट अपलोड करने के लिए, वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको स्पेस दे रहे, वहां पे मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर, मतलब जो भी मैंने अपने वेबसाइट के फाइल्स बनाए, जैसे अगर मेरा कॉलेज का वेबसाइट है सपोज, तो उसमें मैंने स्टूडेंट के लिए एक HTML फाइल बनाया, एक प्रोफेसर के लिए बनाया है, एक ऑफिस स्टाफ के लिए बनाया, एक प्रिंसिपल के लिए बनाया, ऐसे 25-30 अलग अलग फाइल्स है मेरे पास। वो सारे फाइल्स को मैंने एक फोल्डर में डाला, और वो फोल्डर को मैंने GoDaddy के सर्वर पे, जहाँ पे मैंने स्पेस परचेस किया है, वहां पे अपलोड कर दिया। अब जब मैं वो फोल्डर का लिंक ढूंढूंगा ना, तो वो लिंक मुझे ऐसा कुछ मिलेगा जो आपको अभी विजिबल हो रहा है ना ब्राउजर पे। एवरीवन दिख रहा है ना आपको लिंक गूगल ड्राइव का? यस सर। तो ऐसा लिंक अगर मैं आपको देता हूं कि भाई ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, तो आपको पॉसिबल होगा पहुंचने के लिए? नहीं होगा। लेकिन उसके No, अगर sir. मैं बोलता हूं कि मेरा जो वेबसाइट का लिंक है, आप ये नाम डाल के nmcollege.com एंटर करके आप मेरे वेबसाइट तक पहुंच सकते हो, तो वो सिंपल होगा। देखो ना, आ गया ना NM कॉलेज, अगर मैंने एंटर किया तो वो आ गया। लेकिन वो जो कॉम्प्लिकेटेड लिंक था, अगर वो मैं एंटर करता था तो तब मुझे वो वेबसाइट तक मैं नहीं पहुंच सकता था। लेकिन यहां से मैं इजीली अपने कॉलेज के वेबसाइट तक पहुंच गया। सो इट मीन्स कि आपको कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन तक जब पहुंचना है, और वो भी बहुत सिंपल वे में, तो वो टाइम पे हम लोग वो कॉम्प्लिकेटेड एड्रेसेस को हाइड करके एक सिंपल सा इंग्लिश टाइप नाम वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हम लोग वो फाइल्स या वो वेबसाइट तक पहुंच सके। इसके लिए डोमेन्स होते हैं। आई होप समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। ओके। और प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको PDF में से डायग्राम ड्रॉ करने बोला था, वो डायग्राम सबने ड्रॉ कर लिया? यस सर। सो अभी हम लोग वो डायग्राम पे जाते हैं। कैसे वर्क करेगा देखो यहाँ पे,
क्या बोला आपको, हम लोग के पास DNS डोमेन नेम सर्वर है एक, और ये आपका कंप्यूटर है। मतलब अगर मैं ये ब्राउजर में जाके अगर मैं यहाँ पे गूगल एंटर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है। यहां से ये जैसे ही मैंने गूगल एंटर किया वो वेबसाइट आ गया, तुरंत आ गया। जब मैंने NM कॉलेज एंटर किया तो फर्स्ट टाइम में ये वेबसाइट लोड होने में वो टाइम ले रहा था, सेकेंड टाइम ये वेबसाइट बहुत जल्दी आ गया। डिफरेंस है, ध्यान से देखना। अब कोई एक वेबसाइट जो मैंने अभी एक्सेस नहीं किया है, सपोज UPG कॉलेज, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कॉलेज है ना, UPG कॉलेज, ये अभी तक इसका वेबसाइट मैंने ओपन नहीं किया है, तो ये वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन होने में टाइम लेगा। देखो लोड हो रहा है, इट टेक्स टाइम टू लोड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अगर अनस्टेबल है तो अगेन इसको और टाइम लगेगा लोड होने के लिए, बराबर है। अब ये वेबसाइट या तो डाउन है या कुछ और प्रॉब्लम है, मतलब वो जल्दी से लोड नहीं हो रहा है। अब इसके सामने NM कॉलेज वाला वेबसाइट जो मैंने 2-3 बार एक्सेस कर लिया है, अब ये बहुत जल्दी से लोड हो रहा है। मैं जैसे एंटर करूंगा तुरंत वो वेबसाइट ओपन हो रहा है। ये जो भी मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं ये याद रखना है आपको, बिकॉज यहां पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहां पे आपको क्या आ रहा है, DNS रिजॉल्वर इन क्लाइंट, बराबर है। मतलब हर एक जो आपका डोमेन होता है वो डोमेन के साथ में एक IP एड्रेस कनेक्टेड होता है। डोमेन के साथ में, हर एक डोमेन के साथ में एक IP एड्रेस होता है। ओके, सो यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो बता रहा है, देखो डोमेन मैंने यहाँ पे google.com एंटर किया, वो DNS सर्वर पे गया, वो DNS सर्वर से उसका IP एड्रेस फैच हुआ। वो IP एड्रेस से वो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे जो मैंने गूगल ड्राइव जैसा GoDaddy के होस्टिंग स्पेस पे जो मैंने फोल्डर बनाया था ना, वो फोल्डर का ही IP एड्रेस होगा। तो वो फोल्डर पे जाएगा, वो फाइल्स लेके आएगा DNS सर्वर पे, और वहां से फिर वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सॉरी DNS खाली आपको IP एड्रेस फैच करके दे रहा है वो वेबसाइट का, ठीक है। वो फाइल्स नहीं लेके आएगा, फाइल्स लाने का कंसेप्ट दूसरा है, सॉरी। तो आपके पास यहाँ पे डोमेन है, वो डोमेन का DNS सर्वर उसका IP एड्रेस ढूंढेगा, और वो IP एड्रेस कौन से वेबसाइट को वेरीफाई करेगा, और वो फिर लाके आपके ब्राउजर को दे देगा, बराबर है। और फिर आपका ब्राउजर वो IP एड्रेस पे कॉल लगाएगा, जैसे हम लोग मोबाइल से मोबाइल नंबर डायल करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा ब्राउजर है, ये कंप्यूटर का मशीन है, वहां से हम लोगों ने सपोज abc.com एंटर किया, ये आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो लोकल सर्वर है वहां पे गया। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे है ना 3 टाइप के सर्वर्स रहते हैं। एक आपका आपके लोकल मशीन पे, मतलब अगर मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स अगर बार बार एक्सेस किए, जैसे मैं गूगल बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता हूँ, सो जैसे ही मैं गूगल एंटर करूंगा ना तुरंत वो वेबसाइट लोड हो जाता है। सेम वे मैंने NM कॉलेज इतने बार एंटर किया है, सो जैसे ही मैं वो NM कॉलेज एंटर करूंगा ना वो वेबसाइट तुरंत लोड हो जाता है, बिकॉज अब ये जो वेबसाइट या उसका जो डिटेल है या nmcollege.com का जो IP एड्रेस है ना, ये IP एड्रेस अब मेरे लोकल मशीन पे अवेलेबल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे CMD पे अगर जाता हूं, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, ठीक है। आपका वेबसाइट का नाम है nmcollege.com.in। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिंग www.nmcollege.in। ये देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 46.4.131.150, दिस इज द IP एड्रेस ऑफ nmcollege.in। ओके, दिख रहा है गाइस, सबको विजिबल है ना गाइस? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पिंगिंग आ रहा है। पिंगिंग मतलब मेरे कंप्यूटर से, मेरे नेटवर्क से ये वेबसाइट एक्सेसिबल है, और NM कॉलेज ने अपने वेबसाइट्स के ये जो भी वेब पेजेस है, मतलब ये देखो ये होम वाला वेब पेज है एक, बराबर है, ये अबाउट वाला वेब पेज है, उसके अंदर ये एकेडमिक कोर्सेज वाला, एग्जामिनेशन, डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज, ये सारे अलग अलग वेब पेजेस है।
और ये जो भी वेब पेजेस उसने स्टोर किया है ना, उसका मेन जो फोल्डर पे उन्होंने ये स्टोर किया है सर्वर पे, उसका एड्रेस, वो फोल्डर का एड्रेस, वो लोकेशन का एड्रेस ये है, ये आईपी एड्रेस है। और ये आईपी एड्रेस या ऐसे डिफिकल्ट दूसरे आईपी एड्रेसेस मैं इजीली याद नहीं रख सकता। इसके लिए हम लोग उसके ऊपर ऐसे सिंपल से नाम डालते हैं। जैसे आप देखो कि मोबाइल नंबर में आप हर किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं रख सकते, तो आप क्या करते हैं, वो मोबाइल नंबर के साथ में एक नाम अटैच करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको मोबाइल नंबर पे कॉल करना है तो आप वो नाम पे क्लिक करते हो और आपका फोन वो नाम के साथ में जो मोबाइल नंबर अटैच्ड है उसको ढूंढता है और फिर वो नंबर पे कॉल करता है। गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको? सो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। जब मेरा ब्राउजर कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट्स बार बार अगर वो सर्च कर रहा है, बार बार विजिट कर रहा है, तो उसका डोमेन नेम और उसका आईपी एड्रेस ये मशीन के पास ही अवेलेबल है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एनएम कॉलेज अगर अभी 3 बार एक्सेस किया है ना, तो मेरा कंप्यूटर में ही एक अलग से फाइल होगा, उसी के अंदर ये आईपी एड्रेस अभी स्टोर हो गया है। तो मुझे बार बार लंबा प्रोसेस नहीं लगेगा। जितना ज्यादा टाइम मुझे फर्स्ट टाइम एनएम कॉलेज का वेबसाइट एक्सेस करने को हुआ था, अभी उतना टाइम नहीं लग रहा है, बराबर है। लेकिन अगर मैं सपोज यूपीजी कॉलेज या फिर जेवियर्स या ऐसा कोई कॉलेज का अगर मैं ढूंढूंगा जिसका मैंने पहले वेबसाइट एक्सेस नहीं किया आज के दिन में या पहले भी, तो वो टाइम पे क्या होगा, जो मैंने डोमेन नेम एंटर किया है, सपोज जेवियर्स मैंने यहाँ पे एंटर किया है, तो zeviers.com लिखा है मैंने, वो रिक्वेस्ट मेरे आईएसपी के पास गया। आईएसपी का एरिया लेवल पे लोकल सर्वर्स रहते। अब अगर मैं अभी बोरीवली में हूं और मैं जियो का नेटवर्क यूज कर रहा हूं, तो जियो का बोरीवली के लिए जो लोकल सर्वर रहेगा वहां पे ये रिक्वेस्ट हिट करेगा। और वो बोरीवली का मेरा आईएसपी जियो का जो लोकल सर्वर है उसके ऊपर अगर जो जेवियर्स का अगर आईपी एड्रेस zeviers.com zeviers.college.com का अगर आईपी एड्रेस अवेलेबल है, तो वो यहां से उसको ढूंढेगा और यहां से वो आईपी एड्रेस मुझे दे देगा। अगर नहीं है तो फिर वो आगे जाएगा रूट सर्वर के पास में, मतलब उससे बड़े वाले सर्वर के पास जाएगा। ये डीएनएस सर्वर होता है आपका, याद रखो, ये डीएनएस सर्वर होता है। तो ये डीएनएस सर्वर के पास जाएगा वो, और वहां पे जाके फिर वो ढूंढेगा। तो अब जब डीएनएस सर्वर पे जाते हैं ना, तो ऐसे कैटेगरीज रहते हैं वहां पे। आप जब डीएनएस सर्वर पे जाते हैं ना, तो वहां पे वो सर्वर के ऊपर ऐसे डोमेन्स जो है ना वो डिवाइडेड रहते हैं। .com वाले सारे एक साथ रहेंगे, देन .org वाले सारे एक साथ रहेंगे, .net वाले सारे एक साथ रहेंगे। ऐसा ये डोमेन का ऐसा हायरार्की डिवाइडेड रहता है। तो सारे डोमेन्स जो है, जैसे अभी देखो कि यहाँ पे google.com है, तो जितने भी डोमेन्स .com से चालू होते रहेंगे ना वो सारे एक साथ रहेंगे, जितने .net से चालू रहते रहेंगे वो सारे एक साथ रहेंगे। तो आपका यहाँ पे ये डायग्राम में जब अगर मैंने zeviers.college.com ढूंढा, तो मेरा बोरीवली का जो जियो का लोकल सर्वर है जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास ये लोकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे एरिया में से किसी ने भी वो वेबसाइट विजिट नहीं किया है। तो फिर वो क्या करेगा, इसको वो फिर जो मेन हम लोगों का डोमेन सर्वर होता है, ये मेन जो हम लोगों का डोमेन सर्वर होता है वहां पे भेज देगा, जहां पे सारे डोमेन्स ये कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट किए हुए हैं। .org वाले अलग है, .com वाले अलग है, .net वाले, .edu वाले, .co.in वाले, .in वाले सारे अलग अलग सेग्रीगेटेड है। तो अब ये सबसे पहले क्या देखेगा कि मेरा जो डोमेन मैंने एंटर किया है उसका एक्सटेंशन क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डीएनएस रूट सर्वर फॉर कॉम डोमेन्स, मतलब मैं जो डोमेन सर्च कर रहा हूं उसका एंडिंग वाला पार्ट क्या है, डोमेन क्या है, .com है। तो उसने फिर वापस रिक्वेस्ट आईएसपी को पूछा कि भाई ये जो पर्सन abc.com नाम का डोमेन सर्च करने की ट्राई कर रहा है, वो आपके एरिया में ऑथोरिटी, मतलब आपके एरिया में वो डोमेन या वो वेबसाइट एक्सेस करने का परमिशन है क्या, वो वेबसाइट बैंड तो नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइनीज ऐप, चाइनीज वेबसाइट्स बैंड किए हुए हैं, बराबर है, यूज करने से। तो यहाँ पे जाके वो वापस अपना जो आईएसपी सर्वर है ना उसके पास एक ऑथोरिटेटिव सर्वर, ऑथोरिटी पूछेगा इसको कि भाई ये जो यूजर ने abc.com नाम का डोमेन पूछा है उसको वो एरिया में एक्सेस करने का ऑथोरिटी है। अगर है तो फिर वो वापस जाएगा यहाँ पे और वो जो abc.com है उसका आईपी एड्रेस निकालेगा। वो आईपी एड्रेस यहां से देखो, ऑथोरिटी अगर है तो ऑथोरिटी फॉर abc.com अगर है एक्सेस करने का, तो फिर वो आईपी एड्रेस वो सेंड करेगा आईएसपी को,
दैट इज जियो के लोकल सर्वर को मिल जाएगा वो आईपी एड्रेस, और वहां से वो फिर आएगा मेरे कंप्यूटर पे, और मेरा कंप्यूटर फिर मेरा ये ब्राउजर जो है, ये ब्राउजर देखो यहाँ पे ये मेरा जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो आईपी एड्रेस है वो है 46.4.131.156 दिख रहा है आपको, सॉरी 150 है। सो ये आईपी एड्रेस है, बराबर है। तो अब जब ये मुझे आईपी एड्रेस मिल गया, मेरे ब्राउजर को आईपी एड्रेस मिल गया, तो मेरा ब्राउजर जो है वो ये आईपी एड्रेस डायल करेगा, ठीक है। ये एड्रेस बार में वो आईपी एड्रेस डायल होगा, और जैसे ही अगर ये आईपी एड्रेस डायल होगा और अगर वो आईपी एड्रेस के ऊपर वो वेबसाइट अगर अवेलेबल है तो वो वेबसाइट को पे वो विजिट करेगा, बराबर है। यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि डायरेक्टली मैं वो वेबसाइट से एक्सेस नहीं कर सकता, डायरेक्टली आईपी एड्रेस से मैं वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकता, सिक्योरिटी रीजन से कॉलेज ने ये पैटर्न ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन नॉर्मल वेबसाइट्स पे बहुत सारी जगह पे ये पैटर्न चालू रहता है, तो ये हम लोग यहाँ से बताने की ट्राई कर रहे हैं। और ये फिर आईपी एड्रेस मेरा ब्राउजर डायल करेगा, उसके बाद में फिर अलग से एक दूसरा पैटर्न चालू होता है जहाँ से हम लोग वो वेब सर्वर से वो वेब पेजेस डाउनलोड करते हैं ब्राउजर पे, जहाँ पे आपको वो वेबसाइट दिखेगा, जैसे ये google.com। सो ये मुझे आईपी एड्रेस मिल गया और यहाँ पे ये गूगल का पेज भी आ गया। ये दो काम हो रहा है, आईपी एड्रेस ढूंढने का अलग हो रहा है, आईपी एड्रेस डोमेन का आईपी एड्रेस ढूंढ निकालने का काम डीएनएस का होता है, और उसके बाद फिर पेज लाइफ साइकिल एक अलग से पैटर्न चालू होता है, वो आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है कि बाउंसर गया, समझा है लोगों को गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Sir. बाउंसर नहीं गया ना किसी को? क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ होगा उतना सिंपल एक्सप्लेन करूँ मैं। सो ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आई होप सबको क्लियर है वो डीएनएस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये डायग्राम सबने ड्रॉ कर लिया है? Yes, sir. ओके। सर अगर अथॉरिटी डिनाइड होगा तो फिर वो जो ग्रीन वाला जो बॉक्स है वहां पर ही स्टॉप हो जाएगा? हाँ, अगर अथॉरिटी डिनाइड रहेगा तो फिर वो आपको आईपी एड्रेस ही नहीं निकाल के देगा। ओके सर। तो अगर वो आईपी एड्रेस नहीं निकाल के देगा तो फिर हम लोग वो वेबसाइट को अपने नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं देखता हूँ बैंड वेबसाइट्स इन इंडिया, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे वेबसाइट्स जो है ना वो बैंड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारे बैंड वेबसाइट्स है, तो उसमें से अगर मुझे कोई एक वेबसाइट्स, जैसे यहाँ पे देखो ये सर्टन कोई वेबसाइट्स जो है ना वो बैन किए हुए हैं, ओके, जहाँ पे रिलीजियस कोई कमेंट्स आते हैं, तो उसको क्या किया है उसको गवर्नमेंट ने, हम लोग के गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ओके। सो ऐसे वेबसाइट्स को अगर एक्सेस करना है, जैसे यहाँ पे देखो ये रिलीजियस जो कुछ रॉन्ग चीज़ें जो हो रहे थे, जैसे खालिस्तान इशू, मतलब कंट्री को आप रिलीजियस वे में डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। सो ऐसे अगर सर्टन कुछ अगर चीज़ें हैं ना वो बैंड हो जाते हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा रहेगा कि एक सुदर्शन न्यूज़ वाला जिसका बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है कि वो ले दे के डेमोक्रेसी जो है, मतलब आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो है उसमें मुस्लिम बहुत सारे आ रहे हैं, ये ऐसा कुछ न्यूज़ बता रहा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी हंगामा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वो जो न्यूज़ है उसको बैंड किया हुआ है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले या जो रिलीजियस हेट्रेड फैला रहे, जो मंद बुद्धि लोग होते हैं, जिनको पैदल दिमाग बोलते हैं हम लोग, अक्ल नहीं होता है, कुछ भी बोलता है, लॉजिक नहीं रहता है उनकी बात में, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो उनकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर दो कास्ट, दो रिलीजन के बीच में एक डिस्टेंस बनना चालू होता है। तो ऐसे कोई अगर रिलीजियसली कुछ सेंटिमेंटल चीज़ें जो रहते हैं, उन ऐसे कुछ टॉपिक बार बार कहीं पे आ रहे हैं, तो हम लोग वो कंटेंट को या वो वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं। तो अगर ऐसे कुछ कंटेंट या वेबसाइट्स अगर ब्लॉक है तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ से उसका आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा तो वो साइट एक्सेस नहीं होगा, बराबर है। तो अगर आपको वो साइट एक्सेस करने हैं
अगर सपोज देखना है कि वो क्या 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 चीज़ें फैलाते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होना है उससे, लेकिन सिर्फ समझना है कि हाँ लोग कैसे कैसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, भड़काते हैं। तो टाइम पे आप जाके फिर जो टोर ब्राउज़र बोला था वहाँ से आप वो सेम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस। सो नेक्स्ट हम एक्सेस लोग कर सकते हैं क्या क्या सर, वीपीएन ऑन करके भी एक्सेस कर सकते हैं। वीपीएन से हो सकता है, देखो अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम लोग सेकेंड ऑल्टरनेटिव बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये रहता है। ओके, जिससे मैंने कहाँ से एक्सेस किया, मैं कौन हूँ, मेरा आइडेंटिटी भी बहुत इजीली हाइड हो सकता है। वीपीएन से उतना नहीं हाइड होता है। जिसका मैं वीपीएन कनेक्शन यूज़ करता हूँ उसका तो आइडेंटिटी ओपन ही है ना। सर आपने कौन सा बोला सर ब्राउजर, वो कौन सा? टोर ब्राउज़र, ओके सर। ऐसा अनियन टाइप साइन होता है उसका, ऐसा कुछ दिखता है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है डीएनएस हो गया। देखो अभी हम लोगों ने आईएसपी पढ़ लिया, ठीक है, ये वाला टॉपिक। डोमेन नेम सर्वर्स पढ़ लिया। इसका थियरी मैं अलग से आपको फैच करके दूंगा, ये थोड़ा थियरी अलग से मुझे बनाना पड़ेगा। इंटरनेट एड्रेसेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस वर्ल्ड वाइड वेब पे, ये समझते हैं अभी हम लोग। इंटरनेट एड्रेस कैसे वर्क करते हैं, कैसे दिखते हैं, आईपी एड्रेस के क्लासेस समझते हैं। सिंपली आपको याद रखना है कि मैं अगर कोई एक आईपी एड्रेस अगर एक्सेस करता हूँ, कोई भी अगर वेबसाइट एक्सेस करता हूँ तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, हमेशा एक आईपी एड्रेस होगा वो वेबसाइट का। तो जो हम लोगों के पास आईपी एड्रेसेस जो होता है ना, वो आईपी एड्रेस से हम लोगों को पता चलेगा कि वो एड्रेस कौन से क्लास का है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ। एक काम करो, सिर्फ आईपी एड्रेस क्या होता है ये समझ लो। क्लासेस नहीं पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो। Hey guys. सो यहाँ पे देख लो, ये सिंपली हम लोग आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस एक बेसिक सा डिफरेंस समझ लेंगे, और इसी का मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो इसमें आपको वो बेसिक आईपी एड्रेस का जो थियरी मिलेगा वो नोट कर लेना है। ठीक है Guys, I'm Nilima. Once again, welcome to my channel about technology. Today in this session, we'll discuss about MAC address and IP address and the difference between them. So, let's get started. And then we will understand. So guys, let's first understand what is MAC address, and then we will understand why do we need it. MAC stands for Media Access Control. MAC address is the physical address that uniquely identifies a hardware interface. It is purchased by the manufacturer producing interface hardware, and then it is assigned to the interface hardware or hard-coded to the machine when they are produced. MAC address is a 48-bit hexadecimal address, and this is the format of the MAC address, where the first 3 bytes represent manufacturer and the rest 3 bytes represent the serial number of NIC card, Network Interface Card. Network Interface Card is an interface hardware that is used by the computer to become a part of a network. When you change or replace the NIC card of your computer, your MAC address also gets changed. MAC address is burned into the ROM of the network interface card. Each computing device has a unique MAC address. So guys, now let's understand why do we need a MAC address. Every computer needed to be physically connected to each other in order to communicate with each other. MAC address is the low-level basics through which Ethernet-based network functions. Each network card have a unique MAC address. The packets that are sent on the Ethernet are always coming from a MAC address and sent to a MAC address. If a network adapter is receiving a packet, it compares the packet destination MAC address to the adapter's own address. If the addresses match, the packet is processed, otherwise it is discarded. Here we have the format of a MAC address and its example. The 6-byte hardware address on the network interface card is the MAC source address for the device. Source MAC addresses are always unicast addresses because more than one device cannot originate a transmission.
On the other hand, the destination MAC address can be unicast, multicast, or broadcast. Here in the first octet we have 8 bits B0 to B7, where the lower order bit B0 is always in unicast address in the source address. The destination address is unicast address if the lower order bit is 0, and it is multicast address if the lower order bit is 1, and it is broadcast address when all the 48 bits are 1. B1 bit specifies whether the address is global or local, and the rest 6 bits are addressing bits. Here this is the example of a MAC address, where we can see these numbers are the hexadecimal numbers, where the first 3 bytes specifies the vendor address component, also known as vendor block code or organizationally unique identifier, and the rest 3 bytes represent the serial number of the vendor interface card, also known as vendor specific identifier. Okay guys, now let's understand what is an IP address. The IP address is the logical address provided to a connection in a network. IP address is provided by the administrator of the network or by the internet service provider. The unique IP address can be assigned manually or dynamically to the computers or devices in a local area network. IP addresses is used in the routing operations as it specifically identifies a network connection. There are 2 variants of IP address, IPv4 and IPv6. IPv4 address is 32-bit address, whereas IPv6 is 128-bit address. The IP address of a device changes each time you connect to the network because it's dynamically allocated to the device when it participates in a network. Here we have the format of IPv4 address and its example. It is a 32-bit logical address in the format of 8 bits, dot 8 bits, dot 8 bits, dot 8 bits. These 8 bits combination can make total 256 unique digits. And how do we get 256 digits? Let's understand through the given example. In this example, we have taken 1 in all the 32 bits. When we compute one block of the 8 bits, it makes 255. So from 0 to 255, the total digits are 256. These can make 2 raised to 32 IP addresses. Here is the example of IPv4 address. There is 198.168.0.12. It is a class B address. With this, we have come to the final part of this session. Now I will summarize everything I have talked so far and differentiate MAC address and IP address with the help of the given chart. MAC address stands for Media Access Control Address, whereas IP address stands for Internet Protocol Address. The purpose of MAC address is to identify the physical address of a computer. On the other hand, the purpose of the IP address is to identify the connection of a computer on the internet. MAC address also known as hardware, physical and Ethernet address, while IP address is also known as network, logical and internet address. The MAC address is assigned by the manufacturer to the NIC card. Conversely, the IP address is assigned by the network administrator or the internet service provider. The MAC address of a device can be retrieved with the help of the ARP protocol, while the IP address of the device can be retrieved with the help of the RARP protocol, that is Reverse Address Resolution Protocol. MAC address is 48-bit hexadecimal address, while IPv4 is a 32-bit address and IPv6 is a 128-bit address. MAC address and IP address are equally important. It could not be possible to connect to a network in the absence of either one of them. MAC addresses handle the physical connection from computer to computer, while IP addresses handle the logical routable connection from both computer to computer and network to network. So guys, this is all for today. So ये आपका IP एड्रेस वाला टॉपिक था. बहुत सिंपल है. सॉरी, मैं ये वाला आपको देना भूल गया. Hey guys. द लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. वीडियो में जो बेसिक से नोट्स थे IP एड्रेस और MAC एड्रेस के, ये आपको नोट करके रखना है. नाउ वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है वो समझते हैं. बहुत सिंपल है. वर्ल्ड वाइड वेब, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री.
क्या होगा? सो देखो, अभी हम लोगों का सिलेबस का वर्ल्ड वाइड वेब, इट्स इवोल्यूशन एंड यूआरएल, ये सारा पार्ट यहाँ से यही स्लाइड से कवर हो जाएगा। इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। ये सेम स्लाइड्स आपको वो पॉइंट के लिए याद रखना है। छोटे छोटे स्लाइड्स है, बड़े नहीं है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे फर्स्ट क्या क्या पढ़ने वाले वो दिया है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जहाँ तक जो स्लाइड्स तक मैं बताऊंगा वही पॉइंट तक आपको याद रखना है। फर्स्ट, इंटरनेट, बेसिक इंटरनेट का डेफिनेशन दिया है, ये तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी हम लोगों को पता है। देन TCP/IP क्या होगा? बेसिकली अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है तो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज लगता है। TCP आपका ट्रक है, IP आपका कंप्यूटर का IP एड्रेस है। तो ये IP एड्रेस पे ये ट्रक जो है, ये ट्रांसपोर्ट वाला जो है वो डेटा को लेके जाता है। अगर मैं जैसे अभी अगर मैंने ये स्लाइड सर्च किया तो ये स्लाइड्स सर्वर से मेरे लैपटॉप पे आया है ये स्लाइड। इट मींस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से ये स्लाइड सर्वर से मेरे कंप्यूटर पे आया, ठीक है। और एड्रेस कैसे पता चला उसको, कहाँ पे डिलीवर करना है? विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इंटरनेट बेस्ड सर्विस कौन से होते हैं, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज अ प्लेटफॉर्म, बराबर है, जहाँ पे हम लोग ये सारे वेबसाइट जो है उसको एक्सेस करते हैं। तो देखो, www, a technical definition of a world wide web, all the resource and users on the internet that are using hypertext protocol, HTTP। मतलब आप देखोगे हर एक वेबसाइट के आगे आपको HTTPS मिलता है या HTTP मिलता है। तो ब्रॉडर डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो किसने फाउंड किया वो सब बता रहे हैं आपको, या जो इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बना उसको हम लोग W3C बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। मतलब एक ही जगह पे जहाँ पे आप सारे वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हो, वैसा एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया W3C ने। इन सिंपल टर्म्स, www इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, बिकॉज हर एक वेबसाइट का नाम www से चालू होता है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म अगर नहीं रहेगा, आप देखोगे अगर ट्रेन्स अगर कहीं पे अगर ट्रेन्स को रुकना है तो उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, बराबर है, जहाँ पे वो रुकेंगे, जहाँ पे हॉल्ट करेंगे वो, और जहाँ पे पैसेंजर्स उसमें से चढ़ेंगे या पैसेंजर्स उसमें से उतरेंगे, मतलब डेटा उसमें से आएगा या डेटा उसमें चढ़ेगा। तो वैसे ही वो प्लेटफॉर्म होने चाहिए। वो प्लेटफॉर्म अगर नहीं रहेंगे तो आप ट्रेन को एक्सेस नहीं कर सकते, बराबर है। आप चलते हुए ट्रेन में हर कोई चढ़ नहीं सकता उसमें, ना हर कोई उतर सकता है उसमें से। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे आपके वेबसाइट्स को भी लोड होने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए, उसके साथ डेटा सेंड या रिसीव करने के लिए भी हम लोगों को वहां पे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। और www जो है वो यही प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं, और वही सेम चीज आपको दिया है। तो ये जो www वाला हम लोगों ने पढ़ा, ये भी आपको लिखना है। HTTP ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, HTTP टैक्सी ड्राइवर है, याद है ना, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे हाइपरटेक्स्ट क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझा था, तो अब मैं वो बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो अगर मैं कोई एक वेबसाइट अगर एक्सेस करता हूँ तो उसका एक URL होता है, एक लिंक होता है ना, उसको URL बोलते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है ये। तो URL का ये पूरा आप एग्जाम में 5 मार्क का जो आंसर लिखेंगे वो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, देख लेना। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इसको वेबसाइट बोलते हैं हम लोग। वेब सर्वर क्या होता है? जहाँ पे ये वेब पेजेस हम लोगों ने लोड किए रहते हैं उसको वेब सर्वर बोलते हैं। वेब ब्राउजर, जिसके थ्रू हम लोग ये वेबसाइट एक्सेस करेंगे उसको वेब ब्राउजर बोलते हैं। SMTP क्या होगा? ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP कौन होता है वो भी हम लोगों को पता है अभी। उसके आगे HTML क्या होता है वो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए हैं उसके। हाइपरलिंक क्या होगा? HTML के थ्रू हम लोग एंकर टैग यूज करेंगे HTML का, जिसके थ्रू मैं हाइपरलिंक्स बना सकता हूँ। DNS क्या होगा? अब भी जस्ट एक्सप्लेन किया, डायग्राम था, यहाँ पे ये आपको थियरी मिल गया। वेब फिजिकल कंपोनेंट्स कौन से रहेंगे? तो आपके पर्सनल कंप्यूटर, वेब ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्शन, वेब सर्वर, राउटर्स एंड स्विचेस। अब लोगों को पता है राउटर क्या रहता है, तो नेटवर्क में, कॉलेज के नेटवर्क में आपको स्विचेस टाइप का भी डिवाइस मिलता है जो राउटर का ऑल्टरनेटिव रहता है। ये वाला पार्ट हो गया।
इंटरनेट वर्क कैसे करेगा? यूआरएल होगा, एक डोमेन होगा, वो डोमेन के साथ एक आईपी एड्रेस लिंक होगा। तो जब मैं ये डोमेन नेम google.com एंटर करता हूँ तो वो जो डोमेन नेम है उसके साथ आईपी एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस ढूंढ के लाते हैं हमारा ब्राउजर किसके थ्रू? डीएनएस पैटर्न के थ्रू, डोमेन नेम सर्वर डायग्राम जो पड़ा। और वो जब हम लोग ढूंढ के लाएंगे तो उसके ऊपर जो आपको आईपी एड्रेस मिलेगा वो आईपी एड्रेस आपका वेब ब्राउजर जो है वो आईपी एड्रेस के ऊपर कॉल लगाता है, जिससे वो आईपी एड्रेस के ऊपर जो वेब पेज स्टोर्ड है वो आपके ब्राउजर पे लोड हो जाता है। तो वो पूरा चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ वेबसाइट्स क्या रहेंगे ये दिया आपको, ठीक है। सारे एडवांटेजेस है, ये आपको याद रखना है। तो अभी ये तो हम लोगों के लिए बहुत सिंपल था, इतना कुछ बड़ा पार्ट नहीं हुआ है ये। डाउट है किसी को तो बताओ। नो सर। नो सर। ओके ठीक है। सो मैंने आपको ये जो हम लोगों ने स्लाइड्स डिस्कस किया उसका मैंने ऑलरेडी आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है। प्रीवियस वाला था, सॉरी ये वाला। सर आईएसपी प्रोटोकॉल बता दो ना। कौन सा? आईएसपी सर। आईएसपी तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना भाई, मतलब जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसको आईएसपी बोलते हैं। अगर एयरटेल का मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ तो मेरा आईएसपी एयरटेल हो गया। जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट का सर्विस जो आपको प्रोवाइड करता है, जो आपको इंटरनेट यूज करने के लिए देता है, वो आईएसपी है। तो अभी वो एयरटेल हो सकता है, जियो हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, या एमटीएनएल हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है, हैथवे हो सकता है। जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो आईएसपी है, यही है। और पूछ रहे हो आप? ओके यही पूछ रहे थे ना? यस सर। ओके तो ये मैंने आपको बता दिया और उसके साथ में ये आपके पास स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब कुछ डाउट्स है तो बताओ, बिकॉज आज के लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया है। देखो हम लोग के सिलेबस में से ये हो गया ब्राउजर्स कौन से टाइप के ब्राउजर्स रहेंगे। तो अभी ये जो ब्राउजर्स है ना, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ब्राउजर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ये ब्राउजर्स के बारे में मैं आपको डायरेक्टली आपको मैंने अभी बता दिया है बेसिक में। हर एक ब्राउजर्स का ये जो डिफरेंस है ना, ये मैं आपको अलग से नोट्स जो मैं आपको नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये हर एक ब्राउजर में क्या डिफरेंस है छोटा मोटा वो आप देख लेना, अभी वो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। आई मीन कि आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ है, ये सारे पढ़ सकते हैं ना गाइस। डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर फायरफॉक्स से कैसे बेटर है, ओपेरा में क्या डिफरेंस है कंपेयर टू फायरफॉक्स और क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर। गाइस पढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सर्च इंजिन हम लोगों को पता Yes, है sir. टेक्निकली। हाँ, तो सर्च इंजिन के बारे में टेक्निकल कुछ पॉइंट्स जो है वो सिर्फ हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी आज हम लोग छोटा सा खाली सर्च इंजन वाला जो टॉपिक है वो खत्म कर देंगे। तो सर्च इंजन काम कैसे करता है बेसिकली, पहले तो वो देखना है। अब देखो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग अगर करते हैं ना तो उसमें सर्च इंजन बहुत ज़्यादा काम में आता है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब भी अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो बेस्ट सर्च रिजल्ट, मतलब सबसे पहले सर्च रिजल्ट मेरा आना चाहिए, सबसे पहले मेरा वेबसाइट दिखना चाहिए। सो सर्च इंजन क्या होगा? सर्च इंजन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इज द मीडियम, सर्च इंजन इज द मीडियम दैट हेल्प्स अस फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आते हैं लेकिन उसमें से बेस्ट सूटेबल अपने लिए कौन सा है ये ढूंढ के देने के लिए आपको बेसिकली सर्च इंजन हेल्प करता है। ये सर्च इंजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको दिया हुआ है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज सर्च इंजन क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल और अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इंटरनेट यूजर टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कैसे काम करेगा? लाइक वी हैव ट्विटर। तो ट्विटर पे अगर आप देखेंगे हैशटैग बहुत ट्रेंड होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हैशटैग पे जाऊंगा तो अभी ट्रेंडिंग जो हैशटैग्स है वो हैशटैग्स आपको यहाँ पे बताएगा। तो देखो आज से अभी आईपीएल चालू हो रहा है तो हर जगह पे आपको सबसे ज़्यादा तो हैशटैग जो मिलेंगे वो ये वाले रहेंगे।
देन यहाँ पे आपको सर्टन और हैशटैग्स मिलेंगे, बराबर है। देन कोविड वाले रहेंगे, ट्रेंडिंग वाले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वो मिलेंगे। सो अगर ट्रेंडिंग वाले देखो, आज मुंबई इंडियंस का, ओके आज मुंबई इंडियंस का मैच है, ओके सो यहाँ पे आज मुंबई इंडियंस का मैच है, पहला मैच वही है। तो अगर ये पहला मैच अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ कि ये ट्रेंडिंग वाला पार्ट है। तो अगर मैं ये सिर्फ क्लिक करूंगा तो उसके रिलेटेड जितने भी ट्वीट्स हुए हैं आज के दिन में या पहले भी हुए वो सारे आपको यहाँ पे बताएगा वो, ठीक है। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे मैंने सर्च क्या किया, ऐसा कुछ मैंने सर्च किया और ये टैग्स उनके साथ वो आर्टिकल्स या वो वीडियोस के साथ लिंक्ड है, एग्जैक्टली सिमिलर वे। यहाँ पे जब अगर मैंने सर्च इंजन डाला तो ये जो वेबसाइट्स है ना, ये जो वेबसाइट मैंने खोला digitalmarketingdeal.com, इसने भी अपने वेबसाइट के पास एक टैग ऐड करके रखा है। वो टैग के ऊपर वो टैग क्या है, हैशटैग सर्च इंजन, ऐसा टैग डाल के रखा है उसने। तो जैसे ही अगर मैंने सर्च इंजन डाला तो उसका वेबसाइट का भी लिंक मुझे यहां पे आया सर्च रिजल्ट में। तो हम लोग के पास बहुत सारे सर्च इंजन है, पॉपुलर वाले ये वाले हैं। इसमें से मेनली हम लोग अगर कोई ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो तो गूगल यूज़ करते रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पे अगर हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो बिंग आता है। लाइक ये हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है जो अभी अपडेट हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से बेटर वन है, जो मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम के कंपैरिजन में माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसमें अगर कुछ सर्च कर रहा हूँ ना तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में अगर आप देखेंगे तो गूगल ब्राउजर आपको नहीं मिलेगा सर्च इंजन, यहाँ पे आपको मिलेगा बिंग मिलेगा। ओके सो इफ आई सर्च हियर समथिंग लाइक सर्च इंजन, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुझे सर्च किसने करके दिया, गूगल ने करके दिया, बराबर है। यहाँ पे देखो ये बिंग मुझे सर्च करके दे रहा है। सो दिस आर द टू ब्राउजर्स। वैसे ही याहू के और बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट अगेन एक पॉपुलर वाला है, याहू भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बाइडू है, येंडेक्स है। सो व्हेन यूजर टाइप्स ऑफ वर्ड इन अ सर्च बार, तो वो क्या होगा, कीवर्ड्स होते हैं वो, या फिर वो ऐसे टैग्स रहते हैं। वो हर एक वेबसाइट के साथ वो जो कीवर्ड्स लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं ना, वो यहाँ पे एडेड रहते हैं। अब ये टैग मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ पे MI वर्सेस CSK अगर डालता हूँ तो भी वो मुझे सर्च करके देगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स उसके साथ कनेक्टेड है। देखो चेन्नई सुपर किंग्स आ गया, मुंबई इंडियंस आ गया, बराबर है, तो ये उनके साथ लिंक्ड है। अगर मैं सिर्फ वर्ड भी सर्च करता हूँ तो एग्जैक्टली सिमिलर वे सर्च इंजन के साथ में भी ऐसे वर्डिंग्स ही कनेक्टेड रहते हैं। सो यहाँ पे वही आपको बता रहा है। उसके आगे क्या बोला, इन फॉर्म ऑफ सर्च इंजन, वेबसाइट लिंक, इमेज, वीडियो, सब कुछ आप सर्च कर सकते हैं आज के टाइम पे। यहाँ पे देखो आपको गूगल ने ये बेनिफिट भी दिया है, ऐसा मैं कुछ इमेज भी सर्च कर सकता हूँ तो वो इमेज ओरिजिनली कौन से साइट से लिंक्ड है, कहाँ पे आया था, कितने बार किसने उसको यूज़ किया है, ये सब कुछ मुझे पता चलेगा। इमेज सर्च बोलते हैं इसको। ओके वैसे ही वीडियो सर्च भी होता है। तो बहुत बार जो ट्विटर पे या वहाँ पे फेक वीडियोस चलते हैं या इमेजेस चलते हैं ना, तो वो वीडियोस फेक है या रियल है वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली गूगल में वो वीडियो के इमेजेस को सर्च करके ढूंढ सकते हैं। रिवर्स सर्च करते हैं वीडियो के ऊपर भी, आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। यही सेम वे होता है। सो बिफोर रीचिंग दिस पेज ऑन आवर वेबसाइट यू मस्ट हैव सर्च ऑन गूगल सर्च, बराबर है ना, वही है। तो वही हम लोगों ने किया। तो 5 टाइप्स ऑफ सर्च इंजन लिस्ट कौन सा है, ये आपको हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। गूगल है, बिंग है, याहू है, देन दूसरे है। तो इसमें से आपको एग्जाम में आ सकता है टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, और हर एक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द 3 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ सर्च इंजन। क्राउलिंग्स होता है, ओके क्राउलर्स होता है, क्राउलर्स या स्पाइडर्स बोलते हैं। सर्च प्रोसेस इन विच अ न्यू और ओल्ड वेबसाइट इज स्कैन्ड बाय अ सर्च इंजन। रोबोट होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउलर और स्पाइडर, जहां पे क्या होगा, दिस स्पाइडर सर्च द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट थ्रू इट्स लिंक। देयर जॉब इज टू स्कैन द वेबसाइट एंड कलेक्ट डिटेल अबाउट एवरी पेज ऑफ द वेबसाइट। सो क्राउलर्स क्या करते हैं, आपने जो हर एक वेब पेज या हर एक वेबसाइट या हर एक कंटेंट के साथ में जो कीवर्ड्स लिंक किए ना, उसको ये कलेक्ट करके रखते हैं। सो आप जब वापस वो कीवर्ड सर्च करते हैं ना, तो ये क्राउलर्स बेसिकली या स्पाइडर्स जो है, क्राउलर्स बोलते हैं हम लोग। तो ये जो क्राउलर्स है ना, वो ये सेम वर्ड्स को यहाँ पे
ये वर्ड्स को वो लोग यहाँ पे सर्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिदम। देखो क्राउलर्स कैसे वर्क करेंगे, ये क्राउलर्स है, ये यूआरएल्स है। तो क्राउलर्स के पास लिस्ट ऑफ यूआरएल्स है, तो वो क्या करेंगे, सारे जो वेबसाइट्स है, ये वाला देखो, ये वाला सिंपल है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूज डेटा सेंटर्स, बराबर है। अब आपने यहाँ से कुछ सर्च किया सपोज, तो हर एक पेज को है ना गूगल ने इंडेक्सिंग दे के रखा है, लाइक होम है, टाइटल है, ये सबको एक प्रोडक्ट वाइज इंडेक्सिंग करके रखा है। ये कौन कर रहा है, ये क्राउलर्स कर रहा है। क्राउलर एक अलग से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रहता है, तो हर एक पेजेस जो आपके वेबसाइट्स पे उसको इसने प्रॉपर वे में इंडेक्सिंग करके स्टोर किया है। ये इंडेक्सिंग करने के बाद में इसको वो डेटाबेस पे स्टोर करेंगे। जब यूजर क्वेरी फायर करता है तो वो टाइम पे क्या होगा, ये क्वेरी ये क्राउलर्स के थ्रू जाएगा डेटाबेस में, और ये इंडेक्सिंग वाइज जो पेजेस आपने स्टोर किए ना, वो यहाँ से देखेगा कि ओके कौन सा कीवर्ड यूजर ने सर्च किया है, और वो कीवर्ड ये वेबसाइट के कौन से पेज के साथ मैच कर रहा है, और वो रिलेवेंट पेजेस के लिंक्स जो है वो आपको गूगल के सर्च इंजन में मिलता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन से कि हम लोगों का सर्च इंजन वर्क करता है। सो ये बेस्ट है, काफ़ी अच्छे वे में दिया हुआ है, ये हम लोग याद रखेंगे। क्राउलर इंडेक्सिंग एल्गोरिदम्स, ये वाला पार्ट याद रखना है। ये लिंक, ये वाला नहीं, इससे बेटर ये वाला है, ये वाला लिंक हम लोग रेफर करेंगे, ठीक है, सर्च इंजिन्स के लिए। तो बहुत सिंपल है, ये डायग्राम याद रखना है, ये डायग्राम से आप इजीली ये वाले पार्ट याद कर सकते हो। तो क्राउलर ऑटोमेटेड ब्राउजर दैट व्यूज योर वेब पेजेस एंड स्ट्रिप्स आउट द HTML टेक्स्ट कंटेंट, और उसमें से फिर उसको वो इंडेक्स फॉर्मेट में डालेंगे। जैसे अगर एक बहुत बड़ा रेफरेंस बुक है मेरे पास, तो रेफरेंस बुक के आगे इंडेक्स होता है ना, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कौन सा चैप्टर और उसके कौन से सब कंटेंट कौन से पेज नंबर पे कहाँ पे। तो ये इंडेक्सिंग कर दिया उन्होंने, प्रॉपरली सेपरेट आउट कर दिए वो फाइल्स को, उसके कंटेंट को। और फिर जब हम लोग ये सब स्टोर किया रहेगा और यूज़र जब एंटर करेगा तो क्या होगा, इसके थ्रू ये सॉर्टिंग पैटर्न अप्लाई होता है, जिससे फाइनली हम लोग कोई कीवर्ड के बेस के ऊपर स्पेसिफिक वेब पेजेस बहुत इजीली ढूंढ के निकाल सकते हैं। सो क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, और उसके लिए एक टेक्निकल मैथमेटिकल एल्गोरिदम काम करता है जो उसको नंबर्स में डालता है। और सर्च इंजन पे मैच कैसे होगा वो तो हम लोग को सबको पता है, मैंने आपको अभी ट्विटर का एग्जाम्पल भी दिया, वो सेम पैटर्न अप्लाई होगा। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न, एक प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हेलो, क्या हुआ अविनाश? सर कुछ नहीं, गलती से माइक ऑन हो गया था। सो हम लोग के पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहता है बेसिकली। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपको गूगल के सर्च रिजल्ट में अपना वेबसाइट को होगा उतना आगे लाना है, उसके लिए हम लोग अलग से एक प्रोग्रामिंग करते हैं, इसको SEO बोलते हैं, और हम लोग भी अलग से वो SEO अप्लाई कर सकते हैं। ये हम लोग के पास टेक्निक होता है, ठीक है, ये हम लोग के पास एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है SEO अप्लाई करने का। आप देख सकते हो, बाद में आपको पता चलेगा कैसे वर्क होता है वो SEO। सो देखना आप आराम से बाद में, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो। और ये लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये वाला लिंक ही सेम याद रखना है हम लोगों का, जो आज का जो लेक्चर हुआ सर्च इंजन वाला, इसके लिए। और ये यहाँ से ही हम लोग वो याद रखेंगे चीज़ें, बस इतना ही है। बाकी का ये जो लास्ट वाला जो थोड़ा सा पार्ट बचा है, ये नेक्स्ट टाइम पढ़ाता हूँ। एंड बाय द वे, यूनिट 2 हम लोगों का ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में चालू हो गया है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं वापस यहाँ पे आपको हर एक डिटेल बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम लोग ऑलरेडी HTML पढ़ रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे यूनिट 2, 3 जो है ना, ये प्रोग्रामिंग वाले हैं, जो साइमल्टेनियसली आपके प्रैक्टिकल और थियोरी साथ में चलेंगे। तो यूनिट 1 हम लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में ये ख़त्म ही हो जाएगा। और सॉरी, और उसके बाद हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, इतना ही बस।